Hello everyone. So today we are going to start current electricity chapter of physics. तो सबसे पहले बात करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है उसके रेट को हम करंट कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, हम उसको कूलम अपॉन सेकंड लिखते हैं। मतलब इसको हम जो नॉर्मली आपके पास लिखा आता है या हम पढ़ते हैं वो एम्पियर, इसकी यूनिट हम पढ़ते हैं करंट की। ठीक है। एवरेज करंट क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू एन ई अपॉन टी। और इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम बात करें तो वो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, टी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये आता है। देखो आई अपॉन आई वर्सेस टी का अगर हम यहाँ ग्राफ देखें तो इसके अंडर, ठीक है, एरिया अंडर आई टी करंट यानी टाइम कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू क्यू। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चार्ज इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में अगर चार्ज की बात करें तो वो क्या होता है, ये चार्ज क्यों है, ये वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ क्या है, सर्कुलर मोशन में यहाँ पे चलता रहता, मूव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज करंट की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे हम इसको नॉर्मल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन टी, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ। हमारे पास क्या आ गया, चार्ज इन सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला। एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, मेटल के केस में बात करें, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 10⁻28 या 29 समथिंग। ठीक है। और एन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अगर हम बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मतलब रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनकी थर्मल एनर्जीज के कारण। और जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो होगी। कब तक, सिंस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूव इन, जब तक मतलब जो डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो यू एवरेज यानी थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। दस देयर इज़ नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तो कभी, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी नेट मोशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का किसी भी पर्टिकुलर में। ठीक है, यानी एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल जो है एनर्जी क्या होगी, वो ज़ीरो। ऑन अप्लाइंग ई एक्सटर्नल बाय कनेक्टिंग आ बैटरी ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन अप्लाइड। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस पर अप्लाई करते हैं एक बैटरी को कनेक्ट करके, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सपीरियंस करता है कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इन डायरेक्शन अपोजिट, जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड को अप्लाई किया है उसके अपोजिट वो एक्सपीरियंस करता है। देखो यहाँ देखो आप, ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये इसका पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव एंड, नेगेटिव से नेगेटिव एंड, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ई ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में क्या की, अप्लाई की, तो हमारा इस डायरेक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हमने किया इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। फॉर्मूला क्या आता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, या जिसको हम क्यू चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, तो ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन की बात करें किसके, इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी एफ हमने निकाला था ई ई अपॉन एम, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन एसिलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड, जैसे ही मतलब जो हमारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन एसिलरेट करते रहते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे विद द पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मेटल आयन है उनके साथ क्या है वो जो है टकराते रहते हैं या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन के साथ, और एंड स्टॉप्स मोमेंटरली ऑन ईच, और मतलब मोमेंटरली मतलब जो है रुक भी जाते हैं एसिलरेट होने के बाद या कोलिजन के बाद। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव विद इंक्रीज स्पीड, इलेक्ट्रॉन कभी भी इंक्रीज्ड स्पीड के साथ मूव नहीं करता। ठीक है, वो रुक जाते हैं, कोलाइड करेंगे और रुक जाएंगे। ठीक है। द एक्सेलरेशन अकर्स ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो एक्सेलरेशन है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, ऑफ टाइम बिटवीन दो कोलिजन के बीच में, एंड प्रोवाइड अ स्मॉल वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन। और एक मतलब देखो एक्सेलरेशन हमेशा एक बहुत शॉर्ट इंटरवल के ऑफ टाइम के लिए होता है किसी भी दो कोलिजन के बीच में, और स्मॉल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को वो प्रोवाइड कर देता है कैसी डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, उसे ही हम कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही उसे हम कहते हैं, जिसकी एवरेज वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेशन की बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए तो वो क्या होगी,
ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कोलिजन, ये यहाँ पे हमारे फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन है। तो वी डी इज इक्वल टू ए एक्सीलरेशन इंटू टाउ, ठीक है। एक्सीलरेशन इंटू टाउ होगा हमारे पास, ए का फॉर्मूला हमने निकाला था ए इंटू ई अपॉन एम। यहाँ पे टाउ यानी ये अपना जो है क्या है, रिलैक्सेशन टाइम एस टी यहाँ लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे मतलब अगर हम इसको जो है दूसरे टाइप में अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू डी, यानी वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को, ई इंटू एन ये इसकी लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू एल। तो यहाँ पे हमारे पास वी डी का फॉर्मूला होगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन, कितनी एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन जो है करता है दो कोलिजन के बीच में। तो देखो एनर्जी और गेन इज इक्वल टू वर्क डन, कुछ वर्क डन होगा यानी क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी गेन क्या होगी, क्यू ई लैम्डा। देखो ये हमारा फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, इन दोनों के बीच का जो फ्री पाथ है उसे हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी, मतलब एनर्जी गेन क्या होगी, क्यू ई, और लैम्डा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फ्री पाथ के कारण, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई लैम्डा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एनर्जी गेन इज इक्वल टू क्यू ई इंटू लैम्डा। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात कर लेंगे, यानी म्यू की बात करें, म्यू का फॉर्मूला हमारे पास है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ, हमेशा याद रखना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है या उनकी कोई भी डायरेक्शन जो आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में आपने देखा था कि जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। रिलेशनशिप की बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, तो वो क्या होता है हमारे पास, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड अप्लाई की, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो है एन करंट की डायरेक्शन में जो है क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, आप इसको वीना, सिंपल वीना से भी याद रख सकते हो अगर आपको करंट इनका रिलेशनशिप का फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे वी डी तो मतलब कॉमन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीना सिंपली याद रख सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट बात करें करंट डेंसिटी की, जिसे हम क्या कहेंगे, जे वेक्टर से हम इसे जो है डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है, एट अ पॉइंट इज करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, जो पर यूनिट एरिया पॉइंट के अराउंड करंट फ्लो करता है, प्रोवाइडेड द एरिया इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जो एरिया जो है प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट के हमेशा नॉर्मल होता है। फॉर्मूला आप याद रखोगे, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसका जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर। जो डायरेक्शन होती है वो करंट डेंसिटी की वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के इक्विवेलेंट होती है, यानी हम लिख सकते हैं जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब यहाँ पे आप यहाँ से देखो सिंपली, आप देखो ये चीज़ें बहुत बेसिक, अभी हम बेसिक ही ले रखी है हमने कि रेजिस्टेंस जो है अपना वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, ठीक है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन करंट। तो जो आर है कभी भी वो डिपेंड नहीं करता, मतलब हमारे वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर किस पे, करंट पे डिपेंड करेगा। मीडियम कैसा है, मीडियम का शेप, साइज या मटेरियल कैसा है, तो इसके जो यूनिट होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी ओम होती है। इसके ग्राफ की बात कर ले तो ये दो हमारे पास ग्राफ आते हैं, ठीक है, जिन्हें आप याद रख लेना। ऐसा आपको ग्राफ दे रखा तो वो पॉजिटिव स्लोप को जो है दिखाता है, दर्शाता है, और अगर नीचे की साइड यानी डाउनवर्ड साइड है तो वो नेगेटिव स्लोप को दिखाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ चार्ज, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात की जाए चार्ज डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के कंटेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एल है, ठीक है, पॉजिटिव ये बैटरी अटैच है यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट मीटर। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी आई का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन, यहाँ पे आप इसको एलिब्रेट करके लिखोगे ए टाउ ई एन ए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें एलिब्रेट करके इसलिए लिखते हो तो आपके पास फॉर्मूला आता है, फाइनल रिजल्ट आता है आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए, ठीक है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, आर इज इक्वल टू रो एल, ए भी एक फॉर्मूला होता है,
ठीक है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे। यूनिट ऑफ रो क्या होती है, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, लेंथ इस केस में क्या जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, जिसमें लेंथ 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वेयर हो, रो आर के इक्विवेलेंट हो। तो हम क्या लिख सकते हैं थर्ड फॉर्मूला में, आर इज इक्वल टू एम एल एन स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख देंगे रो, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वेयर टाउ इंटू ए। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटीरियल और टेम्परेचर पे, यानी फिजिकल कंडीशंस पे ये हमेशा डिपेंड करती है। शॉर्टकट की बात करें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग लेंथ के लिए, तो जब चेंज इन लेंथ दे रखा हो तो आप उस दौरान ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ठीक है, चेंज इन रेडियस दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला वहाँ लगाते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स का जो आयनाइजेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि जो फ्री डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्री डेंसिटी अगर इंक्रीज़ हुई है तो थर्मल जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। अब थर्मल स्पीड बढ़ गई तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो जो टाइम होगा 2 कोलिजन्स के बीच का वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब देखो जितनी जल्दी फ्रिक्वेंटली कोलाइड करे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी टाइम कम हो रहा है भाई, अब मतलब बिल्कुल मिली सेकेंड्स का काम हो रहा है, फिर उससे भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ की वैल्यू यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, और अगर इसमें हम केस पढ़े किसका, मेटलिक कंडक्टर या कंडक्टर सिंपल का, तो फॉर मेटल के लिए जो एन है बहुत लार्ज होता है। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन का नंबर जो है इंक्रीज इन एन इज नोट, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, एन का जो है कोई सिग्निफिकेंस जो चेंज है हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये क्या है, मतलब एन की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, मतलब क्योंकि सिग्निफिकेंटली हम नहीं जो है ऑब्जर्व कर पाते इस चेंज को, तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। तो यानी टाउ की वैल्यू कम हुई तो यानी आर क्या है, यूनिवर्सल आर की वैल्यू बढ़ती है, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी रो की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर है इसका। ठीक है, ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स के केस में बात करें तो इसका एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और इंसुलेटर। टेम्परेचर बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, लेकिन टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसा जो है नहीं होता। देखो आप यहाँ पे एन बढ़ रहा है, एन यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या है, आर कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम टाउ के केस को नहीं लेते तो यहाँ पे क्या होगा, रो भी क्या होगा, कम होगा। इसका जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फॉर अलॉयज लाइक नाइक्रो, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो आर जो रो और आर की क्या है, बहुत कम, बहुत स्मॉल चेंज यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बहुत कम चेंज यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर पे आर नोट होता है रेजिस्टिविटी, और फाइनल पे आर एफ हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस जो है अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी के केस में है और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस के केस में, और ये रेजिस्टिविटी के केस में, दोनों सेम है, बस यहाँ पे आर और रो का फ़र्क है। वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड अलॉयज़। वैल्यूज़ की बात करें अल्फ़ा के लिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉयज़ के केस में। अल्फ़ा कॉपर के लिए इसकी वैल्यू जो है +4 × 10⁻³ 10⁻⁻, एक मिनट मैं अभी देख कर बताती हूँ, 10⁻⁻3, हाँ -3 ही है, कुलाम होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी पॉजिटिव होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा और आर भी इंक्रीज होगा। सिलिकॉन के केस में क्या होगा, -7 × 10⁻² होता है। ठीक है, कार्बन है, इससे नीचे कार्बन या ग्रेफाइट, इसके लिए होता है -5 × 10⁻⁴। दोनों के लिए जो ये सिलिकॉन और कार्बन केस है इसमें अल्फा जो है नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। मैंगनीन की केस ले तो इसमें होता है 2 × 10⁻�6, यानी इसका जो अल्फा है बहुत स्मॉल पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आग जो है स्लाइटली इंक्रीज होगी। ठीक है, कलर कोडिंग की बात करेंगे रजिस्टर्स की, तो यहाँ देखो ये हमारे पास येलो है, ये वॉयलेट कलर, ये हमारे पास कौन सा है, सिल्वर, और ये है
इसको हम कहेंगे ए। ये दो वैल्यू होती हैं। ये तीसरा हमारा जिसे हम ऑर्डर या मल्टीप्लायर कहते हैं, ये डी होता है टॉलरेंस यानी परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आपको ये याद रखनी है ये सीरीज़ बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या है BBROY यानी BB रोए GBVGW, आप इसको किसी भी जो है अपने लगाकर शॉर्टकट या फिर जैसे भी आप याद रखना चाहें, कुछ सेंटेंस के तौर पे, कुछ नाम के तौर पे आप इस सीरीज़ को याद रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सबसे पहले ब्लैक वाले की बात करें तो इसमें जो है ये ए जो है वैल्यू को डिनोट करा है, बी वैल्यू के लिए है, और सी क्या है, ऑर्डर या मल्टीप्लायर के लिए। तो 0 0 और यहाँ पे सी का क्या होगा, मल्टीप्लायर 10, ठीक है। यहाँ पे इसका ये 1 1 10, यहाँ पे 2 2 10⁻², ये ऐसे होगा, ठीक है। आप जैसे आपसे पूछ लें, और यहाँ पे अगर आपको दे रखा हो भाई गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, ये 3 केस आपको दे रखे हो, तो उनका होता है +5 ±5%, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आर की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो वो निकल के हमारे पास क्या आती है, जैसे आपको येलो, वॉयलेट और मतलब सिंपली ये बताऊँ तो येलो का आप देख लो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, येलो 4, तो आपने सिंपली क्या लिख दिया 4। अब 7 देखो, यानी वॉयलेट की क्या है यहाँ पे 7 × यहाँ पे आप देखो रेड की क्या है 10⁻, मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू को हमने नॉर्मली लिख दिया था, मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस। सिल्वर की बात करें, सिल्वर क्या था ±10%, तो आप निकालोगे ऐसे आ जाएगा। तो मतलब इस कंटेक्स्ट में आपको यहाँ निकालना, आपको 3-4 कलर ऐसे ही दे रखे होंगे, तो आपको ए, बी और सी मतलब अपना वैल्यू और मल्टीप्लाई या फिर ऑर्डर पुट करके निकाल देना है। अब बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, जिसमें आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वी के, और ऑल अदर फिजिकल मतलब और जितनी भी फिजिकल कंडीशंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये क्या करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर को प्रोवाइड करता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी = क्या लिख सकते हैं IR, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। इसका ग्राफ ये रहा, स्लोप ऑफ VI, यानी VI का ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनता है। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो ये इसकी स्केलर फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी, यानी वेक्टर J × रो, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में होगा। कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 1/ρ, ठीक है। E = J, यानी आप समझ जाना, मैं J कहूँगी, करंट डेंसिटी की बात हो रही है, J × रो, तो E = J × 1 - रो के प्लेस पे कंडक्टिविटी की वजह से 1 + 1/ यहाँ पे म्यू हम लिख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू × E, ठीक है, और यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी। ये फॉर्मूला आप याद रखें कंडक्टिविटी के लिए। ये है हमारा ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ये था हमारा स्केलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी, ओमिक कंडक्टर की। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करें। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, आर कांस्टेंट रहता है। इसके एग्जांपल ये रहे, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में बात करें तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता आई के, और ग्राफ जो है बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आर ना तो कांस्टेंट होता, ना आई पे डिपेंड करता, ठीक है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल की अगर बात करूँ तो मैं बोलकर बता देती हूँ। ऊपर लिखा हुआ है मेटेलिक कंडक्टर एट हाई करंट, ये PN जंक्शन डायोड, ये वाटर वोल्टमीटर, डिस्चार्ज ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। सबसे पहले सीरीज़ का कॉम्बिनेशन आता है, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर आपको दे रखा है रेजिस्टेंस का, उसमें करंट सेम रहता है लेकिन V डिफरेंट मतलब अलग अलग होती है V की वैल्यू। यानी आपके पास फॉर्मूला आता है R = R1 + R2 + R3, ठीक है। V = IR। N इक्वल रेजिस्टेंस E4, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो कि N इक्वल मतलब इक्वल रजिस्टर्स है, मतलब N नंबर बहुत सारे हैं, और ईच मतलब रजिस्टर्स ईच R, ठीक है। उस केस में जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है NR, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखो नॉर्मली। पैरेलल के केस में क्या है, V सेम होगा, I डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ऊपर बिल्कुल सीरीज में था, यहाँ पे ये जो है पैरेलल में है, पैरेलल के केस में। तो स्पेशल केस होते हैं इसमें दो, कौन सा, अगर आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2 जो पैरेलल में है, तो उसके केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट वही चीज़ें लिखी हैं जो याद रखनी है, याद ही रख लेना आप, ठीक है। तो ये इफ़ एन अगर आपको दे रखा हो N रजिस्टर्स इक्वल रजिस्टर्स R के कनेक्ट है पैरेलल में, तो उस केस में आपका R = R/N होता है। यहाँ पे क्या था NR, ठीक है, यहाँ पे R/N। तो ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
अगर यहाँ पे करंट डिवाइडर के केस की अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो जहाँ से ये करंट जा रहा है यहाँ पे I1 करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, I2 अलग जा रहा है। तो इस केस में आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, दो रजिस्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ये I1 के लिए फॉर्मूला होगा, ये I2 के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। मिरर सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, जो बीच में पॉइंट है मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, तो पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वल। यहाँ पे जो पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 4r इंटू 2r, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 और 2 क्या हो गया 4 इंटू, अगर इसको हम पैरेलल में ले लेके आ जाएगा 2r/6 इज इक्वल टू 4r/3, ठीक है। फोल्डिंग और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, अब अगर हम ऐसे फोल्डिंग की बात करें, देखो यहाँ पे तो एक परपेंडिकुलर लाइन थी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फोल्डिंग या पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है हमारे पास यहाँ पे जो हमें दे रखी है। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, RE इज इक्वल टू 3r/2, 3r/2, यहाँ पे 4r/3 का फॉर्मूला आपको याद रख रहे थे आप, यहाँ आएगा 3r/2, ठीक है। और ये तीन केस मैंने दे रखे हैं कि भाई डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे, भाई ऐसे देखे बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला, उस केस में रेजिस्टेंस के केस में 5/6r, यहाँ पे 7/12r, यहाँ पे अगर फेस डायगोनल के केस में बात करें तो RE इज इक्वल टू 3r/4 है, यहाँ पे 3r/4 है, ठीक है। अब बात करेंगे EMF की, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जिसे हम EMF से डिनोट करते हैं, और इसका ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड या टर्मिनल्स ऑफ सेल के बीच में, जहाँ पे करंट कभी भी फ्लो नहीं करता, यानी ओपन सर्किट, ठीक है। तो V इज इक्वल, देखो ये देखो ओपन सर्किट, V इज इक्वल टू E होता है, EMF होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। इनसाइड द सेल होता है ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ, देखो आप समझ गए होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो सेल के अंदर ही होगा। फैक्टर्स जिस पे आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का डिपेंड करता है वो कौन से हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी गुड कंडक्टर है तो उस केस में आर जो है आर की वैल्यू कम होगी। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया जितना ज़्यादा कंडक्शन भी उतना ज़्यादा, और आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कोलिजन भी उतना ज़्यादा होगा, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन उतना कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आयनाइजेशन कम होता है, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा आयनाइजेशन भी बढ़ेगा और आर की वैल्यू कम होती है, तो ये कंडीशन आप याद रखें। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल, हाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यानी आर होता है वो हमेशा सीरीज में होता है एक्सटर्नल सर्किट के सीरीज में होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ये कैपिटल R जो है एक्सटर्नल है, स्मॉल r इंटरनल है। टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, जो टर्मिनल ऑफ सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट कुछ ना कुछ फ्लो होता है। अब यहाँ पे नो करंट मतलब करंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस केस में आपके पास क्या आता है, EMF इज इक्वल टू 9 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट है तो करंट का क्या आ जाएगा 9/3, यानी E/3, यहाँ पे 3 क्या है आई करंट हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 एम्पियर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल यानी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट सिचुएशन में बात करें, सबसे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, डिस्चार्ज ये प्लस इन माइनस, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें करंट बाहर की साइड जो है जा रहा है, इसमें अंदर आ रहा है, तो ये चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, तो यहाँ पे बाहर जा रहा है तो यानी माइनस आएगा और अंदर आ रहा है तो यानी प्लस, बस प्लस माइनस का यहाँ पे फर्क है। V इज इक्वल टू ये E प्लस IR या E माइनस IR यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो यानी टू फाइंड R, तो उस केस में R इज इक्वल टू EV माइनस E/V माइनस 1 इंटू R, यानी E जो है EMF होता है, V क्या है टर्मिनल वोल्टेज होता है, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे जिसके पोलैरिटी सेम हो, देखो ऐसे सीरीज में हो R1 E1 R2 E2 R3 E3, ठीक है, वो R इक्विवेलेंट के, तो यहाँ पे जो है EMF जो अपना इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3
3। ठीक है, अगर पोलैरिटी किसी भी सेल की अगर हम रिवर्स कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये इक्वल था सारा, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे तो सारा अलग था, अपोजिट था। अगर हमने रिवर्स कर दिया तो यानी E3 की हमने रिवर्स कर दी तो इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी इस केस में आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, बस EMF की क्या है पोलैरिटी हमने बदल दी, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, आर इक्वेलेंट ई इक्वेलेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में ये होता है, मतलब कि अगर आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड हो तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे लगाओगे। ठीक है, यानी जिसमें ई क्यू इज इक्वल टू ई और आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन होता है। ठीक है, पोलैरिटी किसी भी सेल की अगर हम रिवर्स कर दे, इफ़ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल की रिवर्स कर दे हम, तो उस केस में क्या होता है, देखो ये R1 है, इंटरनल डिस्टेंस ये R2, ये R3, इसकी हमने रिवर्स कर दी। ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। इस केस में आपका ई इक्वेलेंट जो है फॉर्मूला आपके पास ये आता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखें। और आर इक्वेलेंट की बात करें तो नॉर्मल वही। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है, ईच रो को हम n सेल्स मानते हैं और टोटल रोज m है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होगी, m इंटू एन। तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगी, n इंटू ई। इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, NR अपॉन m। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ई इक्वेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वेलेंट को अगर इस फॉर्मूले से हम जो अपना निकालें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का, तो ई इक्वेलेंट क्या था, NE, आर के प्लेस पे आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, NR अपॉन m। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है फाइनल निकल के आ गया। और पावर की बात करें इस केस में I स्क्वायर इंटू आर हमारे पास क्या आता है, पावर का फॉर्मूला। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट और पावर, मैक्सिमम करंट या पावर के केस में अगर कंडीशन हम देखें, जो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। ठीक है, तो यानी I मैक्स क्या होगा, करंट मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा NE अपॉन 2R। यहाँ पे अगर हम देखें किरचॉफ लॉ की या किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं, यानी KCL की बात करी जाए, तो उसमें हमारे पास ये कंडीशन आती है कि जितना करंट अंदर आता है उतना ही जो है बाहर जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। तो जंक्शन वेयर 3 और मोर वायर्स मीट, जंक्शन जहाँ पे 2 या 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स मीट करें उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को ये फॉलो करता है। सेकंड लॉ की बात करें KVL की, यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ था, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो इसमें क्या है, जो अलजेब्रिक सम होता है चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप क्या होता है, वो जीरो होता है, यानी समीशन ऑफ डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा किसी भी क्लोज लूप के लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये लॉ जो है ओबे कर रहा था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें, तो अगर पाथ के केस में सबसे पहले हम बात करें, रेजिस्टेंस के केस में बात करें, ये हमारे पास पहले जो है सीरीज़ में है, तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या होगा, -IR, क्योंकि करंट जो है लीव कर रहा है और ये क्या है, अंदर आ रहा है, मतलब नहीं लीव और अंदर वो वाला केस नहीं है। यहाँ पे ये सिमिलर है, पाथ और जो रेजिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पे आप माइनस लिखोगे। और जहाँ पे पाथ और रेजिस्टेंस जो है अपोजिट हो, ये अंदर जा रहा है ये बाहर, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। हाँ, थोड़ा उल्टा है लेकिन याद रख लेना। फॉर सेल के केस में बात करें, रेजिस्टेंस के केस में, सेल के केस में भी सेम वही चीज़ किया। अगर भाई +2 पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पाथ भी सेम, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये अपोजिट है तो V = +E। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो बैटरी इज़ डिस्चार्जिंग, अगर बैटरी जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी I करंट जो है लीव कर रहा, तो पावर का लॉस हो रहा है = VI। बैटरी चार्ज हो रही है, यानी पावर गेन हो रही है, VI, सेम वही चीज़। रजिस्टर एनर्जी इज डेसिपेटेड, अगर एनर्जी जो है अलग, मतलब डेसिपेट कर रखी है, अलग अलग है, तो पावर लॉस = VI। तो I² R = V²/R, तो पावर का फॉर्मूला एक और होता है V²/R। एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर के केस में बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो W = क्या होगा, P × T, यानी एनर्जी = वर्क डन को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, तो P × T। इलेक्ट्रिकल के केस में देखें तो क्या होगा, P × T, तो = क्या आ जाएगा, P अभी हमने निकाला था VIT। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, I² RT, तो यहाँ पे इसको हमने निकाला था अभी V² R × T, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है यहाँ पे वो अपना क्या है, ये I² R dt। ठीक है, जिसमें I की वैल्यू क्या है, वेरिएबल होती है। ठीक है, और इंटीग्रेशन I² R dt, I की वैल्यू क्या है, वेरी करेगी। kWh, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ये क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी किलोवाट क्या है पावर और आर क्या है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालो तो वो क्या होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। जूल के केस में जो अप्रोक्स 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो कभी भी आपके घरों में जो बिल आता है तो अगर आपको यूनिट जो भी उसमें आती है तो वो इस जूल की पावर में होती है 3.6 × 10⁻⁶ में, यानी हमेशा किलोवाट आर में होती है। तो आप खुद निकालना चाहो तो आप खुद भी उसको निकाल सकते हो अगर आपको अपने रीडिंग वगैरह निकालनी हो, यूनिट निकालनी हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, तो इसमें जो है हीट प्रोड्यूस, मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस होती है एलिमेंट्स को हीट देने में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो हीट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर RT। 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। फ्यूज़ वायर की बात करें, इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। फ्यूज़ वायर क्या होता है, जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है, हमें तो नहीं, करंट को, ठीक है, हमारे जो घरों में डिवाइसेस लगे होते हैं। बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, यानी जूल लो पे ये क्या है, बेस है। फ्यूज़ वायर बना होता है किससे, हाई रेजिस्टेंस से और लो मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो एन आइडियल मटेरियल फॉर फ्यूज़ वायर इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। लेड या टीन का जो है मटेरियल जो है वो आइडियल माना जाता है फ्यूज़ वायर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर नेवर बी, मतलब आप मैं कभी भी हम देखते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, घरों में कहते हैं भाई कॉपर की वायर ले आओ, बहुत मोटी वायर होती है, लेकिन भाई कॉपर की आप देखो उसका रेजिस्टेंस भी तो उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। अगर उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितनी मोटी वायर रेजिस्टेंस उतना कम, रेजिस्टेंस कम यानी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, फिर से वो बिल्कुल पूरा अपना जो है सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। तो कभी भी कॉपर की वायर को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेड या टीन की वायर को यूज़ करना चाहिए फ्यूज़ वायर के केस में, यानी करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आर के क्यूब के, R⁻³ पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस की बात करें, जैसे 100 वोल्ट दे रहे, 100 वोल्ट या 220 वोल्टेज पे आपको दे दें तो 220 वोल्टेज पे कंज्यूम करेगा 100 जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। इतनी पावर ये कंज्यूम करता है हमेशा, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन देखे, रेजिस्टेंस पावर इज इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसकी रेजिस्टेंस ये होगी, और मैक्सिमम करंट जो हो इसका क्या निकल के आएगा 10/22, 10/22। 100 वोल्ट हो और 220 वोल्टेज हो, ठीक है, उस केस में 100 जो है पावर ये क्या करता है, कोई भी अप्लायंस क्या है कंज्यूम करता है। पावर इन सीरीज़ एंड पैरेलल, पावर की बात करें सीरीज़ और पैरेलल में तो वही सेम फॉर्मूला, सीरीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 P2 P3, ठीक है। यानी P इक्विवेलेंट क्या होगा, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट। पैरेलल के केस में क्या होगा, नॉर्मल P1 P2 P3, P इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट V²/, ये हमेशा वैलिड होता है, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। बात करें मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है 1 मीटर का वायर यानी 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज बेस्ड होता है किससे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन का अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा वो क्या होता है, जिसमें P/Q R/S के इक्वल हो जाए, मतलब दो साइड इसकी ऐसे, ये R/S यानी PQRS 4 हैं तो ये P और Q/Q इक्विवेलेंट हो जाए R/S के, यानी जो बीच में होगा, यानी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो वायर होगी उसमें करंट 0 होता है। यूज टू, ये अब क्यों मीटर ब्रिज का क्यों यूज़ होता है, सबसे पहले टू मेजर अननोन, जो रेजिस्टेंस हम नहीं जानते उसको मेजर करने के लिए, कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस, दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए। फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ये जैसे देखो यहाँ PQRS, ये ऐसे मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रही थी, सॉरी अपना व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रही थी, जिसमें P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाता है और गैल्वेनोमीटर बीच में करंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के केस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा R/RAD। व्हीटस्टोन ब्रिज को ये क्या करा, ओबे करा, तो हम उसी के कंटेक्स्ट में लिखेंगे, ये S क्या होगा, हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होता है और ये हमारे पास क्या होता है नॉन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको एलिब्रेट करके लिखें तो क्या आएगा R/LAD इज इक्वल टू S/LCD, मतलब लेंथ के केस में हम इसे लिखें तो ये क्या आ जाएगा R/L विच इज इक्वल टू S/100 - L, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, मतलब कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता बैलेंसिंग लेंथ में अगर हम गैल्वेनोमीटर या बैटरी के पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। भाई कुछ करते रहो लेकिन आपके बैलेंसिंग लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
द मोस्ट एक्यूरेट या मिनिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन, जब हम लेंथ को 50 सेंटीमीटर लेते हैं, वो एक ऐसी जो है वैल्यू मानी जाती है वायर की जिस पे जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और या फिर मिनिमम एरर वाली मेजरमेंट जो है अननोन रेजिस्टेंस की हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसी पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या है? डिवाइसेस मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन, वोल्टमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट जो ये डिवाइस जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। वर्क ये नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है, यानी नो करंट इन सर्किट। यूज टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ईएमएफ दो सेल के, उसके लिए डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर को डिटरमाइन करने के लिए, तीनों काम के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर, वी अपॉन एल। सबसे पहला केस लेंगे जो अगर हमें ईएमएफ दो सेल का डिटरमाइन करना हो, सॉरी दो का नहीं, ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक सेल का ईएमएफ, ठीक है। ये ई नोट, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आर एच यानी रियोस्टेट इसे हम कहते हैं, ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है। ये जोकी लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा स्केल होता है, ठीक है। इस जोकी को हम आगे पीछे ऐसे जो है मूव करा सकते हैं। ये क्या होता है? ई नोट एक्यूमुलेशन और ड्राइविंग सेल, इसे हम ड्राइविंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव एट पॉजिटिव से जो है अटैच होता है। तो ई नोट हमेशा ग्रेटर देन होगा ई सी, ठीक है, यानी ड्राइविंग फोर्स या एक्यूमुलेटिंग फोर्स जो सेल होती है, सॉरी, वो हमेशा ई नॉर्मल ई से जो है ग्रेटर होगी। नो डिफ्लेक्शन, जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 इन लोअर सर्किट, लोअर सर्किट में जो है यानी इस सर्किट में जो है करंट की वैल्यू 0 होती है, तो लोअर सर्किट का जो वी होगा वो क्या होगा? वी ए जी, ठीक है, यानी ए इंटू जी। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू एल हमारे पास आ गया ई एम एफ। सॉरी, सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी लिंक टू बैटरी, मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा लिंक होना चाहिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। सो नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ दो सेल, अगर हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करें, यानी जिसमें K2 एक ओपन हो और एक क्लोज हो, K1 क्लोज हो, ठीक है, तो बैलेंस्ड हमारी लेंथ L1 जो है बैलेंस्ड हो, तो इस केस में E इज इक्वल टू KL1, और अगर इसके जस्ट अपोजिट हो तो इस केस में क्या होगा? E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों को कंपेयर करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 हमारे पास आ जाएगा। डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें डिटरमाइन करनी हो किसी भी सेल की, उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो देखो मतलब सेम वही ऊपर वाले मैकेनिज्म है, ठीक है, बस यहाँ पे नीचे थोड़ा सा चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या है? एस ओपन, अगर एस आपका खुला यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है, नो करंट इन, मतलब और कोई करंट जो है आपका फ्लो ना हो रहा हो, बैलेंसिंग लेंथ L1 हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू KL1। एस अगर क्लोज हो लोअर सर्किट में तो बैलेंस्ड हमारी L2 को हम बैलेंस मानेंगे, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। डिफरेंस ही यहाँ ये आया है, कुछ याद रखना नहीं है, ये याद रखना है अगर आपका करंट जो है एस ओपन है यानी करंट जो है लोअर सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होगा। और अगर फ्लो हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू KL2, दोनों को कंपेयर करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर, ठीक है। R इज इक्वल टू, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं लेंथ के केस में, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला करेक्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा जब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा हो, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करें, यानी इस केस में यानी के से हम इसे देंगे, मतलब के की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। ये क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी जो मेजर कर सके। सेंसिटिविटी जो है हम पोटेंशियोमीटर की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग, अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें तो उससे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। के इज इक्वल टू V अपॉन एल, यानी V का फॉर्मूला क्या होता है? IR अपॉन एल। तो ये लेंथ को बढ़ाएंगे करंट कम होगा और के की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। के को स्मॉल रखिए। गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो डिटेक्ट कर सके स्मॉल करंट को, यानी मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में भी, और करंट की डायरेक्शन बताए, ठीक है। सिर्फ डिटेक्ट करता है कि भाई इसमें करंट है या नहीं है, ये नहीं बता सकता भाई कितना करंट है, ठीक है, वैल्यू नहीं बताएगा, सिर्फ डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा बेसिकली। ऑन पासिंग अ स्मॉल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, अगर कोई भी स्मॉल करंट जो है पास करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी IG मैक्सिमम करंट फोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, IG क्या होता है? मैक्सिमम करंट होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी 30 मिली एम्पियर इसकी जो है वैल्यू होती है।
इफ़ वी पास मोर, अगर हम ज़्यादा करंट को फ्लो करा दे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि डिवाइस जो है क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है बहुत ज़्यादा करंट के कारण। ठीक है, तो हमें हमेशा जो है आई की वैल्यू कम लें, क्योंकि ये स्मॉल करंट को ही क्या कर पाएगा, मेजर या डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो मेजर नहीं सॉरी डिटेक्ट करता है। तो कभी भी हम ज़्यादा करंट देंगे तो डिवाइस क्या हमारा ब्लास्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। एमीटर की बात करें तो एमीटर क्या होता है, यहाँ पे देखो आई जी करंट है, तो यहाँ पे आई और आई जी, यहाँ पे आई माइनस आई जी, ये दोनों यहाँ पे जाएंगे शंट से। शंट हम लगाते हैं यहाँ पे। शंट क्या होता है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, यहाँ से जो करंट है 99.9% एक्यूरेट करंट यहाँ से भेजता है बाहर, ऐसा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आता है जी इंटू में जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस टू फाइंड वैल्यू ऑफ एस। अगर एस की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस क्या होता है एक आइडियल एमीटर का, वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो भैया आपका करंट का वैल्यू एक्यूरेट ऐसा कैसा आगे पास होता है। और वोल्टमीटर का क्या है, इन्फिनिटी होना चाहिए। रजिस्टर जो है वोल्टमीटर का वो इन्फिनाइट होना चाहिए। एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में। ठीक है, अब वोल्टमीटर की बात करें जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनाइट होना चाहिए। तो यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल केस में फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। जी की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। वी वांट टू मेजर, अगर हमें लार्ज पोटेंशियल निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस निकालेंगे, लगाएंगे वी इज इक्वल टू आई जी। यहाँ पे सिंपल जी था, जी प्लस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जी प्लस आर। ठीक है, जो आर की वैल्यू क्या होती है 10⁴ ओम टू 10⁵ ओम के अराउंड होती है। आर क्या है, गैलन का इज इक्वल टू एस आई अपॉन एस वी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आरसी सर्किट इन डीसी, अगर हम आरसी सर्किट की बात करें डायरेक्ट करंट में, ठीक है, ये यानी कैपेसिटेंस और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को दोनों को साथ में लेके इनिशियली टाइम जीरो पे, तो ये होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्यू अपॉन सी होता है, यानी इनिशियली क्यू जो है वो जीरो होगा कैपेसिटर पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी फिर क्या हो जाएगा कैपेसिटर पे जीरो। और करंट क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपेसिटेंस जीरो तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सिंपली टाइम जीरो पे। ठीक है, यानी जो कैपेसिटर प्लेट है वो क्या करेंगी, शॉर्ट सर्किट करेंगी। सारा करंट पास होगा तो जो प्लेट्स है वो क्या कर जाएंगी, शॉर्ट सर्किट। बहुत ज़्यादा करंट जब पास होगा तो डैमेज तो होगा ही ना। अगर एक बहुत लंबे टाइम के बाद यानी टी इन्फिनिटी पे, तो उस दौरान एक कैपेसिटेंस ये आर, तो कैपेसिटर फुली चार्ज है तो करंट जो होगा आर के थ्रू वो क्या होगा, आई ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे टी यानी टाइम इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जाएगी, यानी उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है टॉपिक्स थे। ठीक है, उम्मीद है ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल जो है साबित हो, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है।